व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थिंग यू कैन थिंक ऑफ? क्या हो सकता है सबसे छोटा चीज? मे बी अ डॉट, राइट? डॉट है, वो रिप्रेजेंट करता है व्हेन वी स्टार्ट समथिंग स्मॉल। तो जेई प्रिपरेशन के लिए या आप नीट प्रिपरेशन के यहाँ पर हो तो वो इंटरैक्शन भी कभी ज़रूरी होता है। जैसे कभी आप अपने स्टडीज़ में इंगेज हो तो उसके अलावा ये भी ज़रूरी होता है कि हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको भी एनकाउंटर करना ज़रूरी है, और ये सेशन स्पेशली उसके लिए इंटेंडेड है। So we are starting small to understand what kind of problems you are facing. We are trying to encounter those. We are trying to respond all your queries. तो आपका जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, जो भी डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हो, चाहे जे के बच्चे हो या नीट के बच्चे हो, हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है एंड आई एम श्योर कि आपको ये पूरा इंटायर सेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग बिगिन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक एक 1 बाय 1 करके आप क्वेश्चन पूछिए, आप लोग जो भी मन में जिसके डाउट आ रहा है, और हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, जैसे जो लोग जेई के लिए जो लोग रिपीट कर रहे हैं तो रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए? जैसे एग्ज़ाम जब करीब आता है तो बहुत बार होता है कि ढंग से रिवाइज नहीं कर पाते हैं, भले वो पढ़े रहते हैं लेकिन एग्ज़ाम जब करीब आता है तो बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो रिवीजन कैसे करते रहना चाहिए प्रॉपरली, और लास्ट जब एग्ज़ाम डेज रहता है, जब आखिरी का 10-15 दिन रहता है, तब कैसे प्रॉपरली सब कुछ दिमाग में लाना चाहिए? यस, आई थिंक आई कैन आंसर दैट। यूजुअली जो मैंने देखा है, जो मेजर प्रॉब्लम होता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, कि एक चैप्टर जब वो ख़त्म होता है, राइट, जब उन्होंने इनफ प्रैक्टिस कर लिया हो तो वो सिंपली नेक्स्ट चैप्टर में वो चले जाते हैं विदाउट रिवाइजिंग द प्रीवियस चैप्टर। अब ये जो रिवीजन है आपको इस तरीके से करना है कि जितना भी जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, जितना की कॉन्सेप्ट है, जितना की फॉर्मूला है, या इवन बहुत सारा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम से भी डिराइव होता है जो यूजुअली बुक में नहीं रहता है लिखा हुआ, राइट? तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ हर एक टॉपिक का प्रॉपर तरीके से, लेट्स से लॉज ऑफ मोशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो लॉज ऑफ मोशन में अगर हम बात करें तो जैसे कांस्टेंट रिलेशन में इन जनरल दिक्कत होती है, राइट? उसमें भी बहुत सारे वैरायटी है, जैसे लेट्स से पुली कांस्टेंट है, नॉर्मल कांस्टेंट है, काइनेमेटिकल कांस्टेंट है। तो अगर आप थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट्स उस सारे कॉन्सेप्ट का, स्पेशली वो कॉन्सेप्ट जहां पर आप फंस सकते हो, अगर आप केयरफुली आप एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो ये आपको काम आएगा एट द एंड, जब आपको रिवीजन करना हो, जहां पे आपका रश टाइम होता है, रश आवर होता है, आपका टाइम नहीं होता है। तो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट नोट्स को कितना इफेक्टिवली बनाते हो, और ये शॉर्ट नोट से आपका जो रिवीजन होगा बहुत फास्ट होगा, क्योंकि आपने जितने भी कोर कॉन्सेप्ट है आपने उसको जो लिख लिया है, तो रिवीजन आसान होगा और आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली वो अच्छा होगा। तो देखो गौरव सर जो बोले हैं ना, एक चीज़ मैं ऐड कर दूंगा इस पे। आपका बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, आपका नोट्स नहीं बनाते हैं। सबसे पहली बात तो आपका वो बोलते हैं कि नहीं नोट्स सर क्या है, बुक में तो ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको अवेलेबल होगा वो चीज़ें, हम नोट्स क्यों लिखें? लेकिन नोट्स लिखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब लास्ट टाइम आपका आएगा एग्जाम टाइम, जो खुद का लिखा होगा ना आप, उसको जब आप पढ़ोगे तो चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी आपका। लेकिन अगर वही आप फिर से आपका एक तरफ से बुक देखोगे या दूसरा कोई सोर्स आप अगर रेफर करोगे आपका, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। तो सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि जो भी बच्चे आपका पढ़ रहे हो, आप लोग जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो खुद का लिखा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कोई दूसरा बच्चा तुम्हारे साथ वाला जो है ना नोट्स बना के रखा है, तुम गए और उससे नोट्स मांग लिए और उस नोट्स को आप पढ़ रहे हो, तो ये भी नहीं करना है। खुद का बच्चों सबको नोट्स तैयार करना है अपनी लैंग्वेज में, आपका खुद के हिसाब से। आपको कहीं पर ऐसा भी होता, हम लोग जैसे प्रॉब्लम जो फेस करते थे कि बहुत बार हम लोग को चीज़ें इंग्लिश में नहीं समझ में आती थी, तो हम लोग क्या करते थे, उसको हिंदी में लिख लेते थे आपका, कि सो दैट जब हम लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हमें आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट आपका। तो ये चीज़ सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि नोट्स आपको खुद को बनाना चाहिए, सबको। एक एक चीज़ आप अच्छे से उस पर लिखो, आपका बारीकी से लिखो, आपका समझ के लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपने हिसाब से लिखो, और उसको जब आप लास्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़। My question is that how can we manage the school homeworks and our JEE preparation together? Because maybe the JEE preparation may overlap the school preparation, but the difficulty of both the exams, that is from, for example, if you take at the school perspective, the school test may not always overlap with the JEE preparation, and yet we have to, in JEE preparation, we may have to focus more on numericals, whereas in school we may have to focus more on theoretical concept. So that's my question on how can we
fix this clash? ये एक यूजुअल क्वेश्चन होता है कि हमारा जो जेई का प्रिपरेशन है, नीट का प्रिपरेशन और जो स्कूल में हमारी तैयारी चलती है, दोनों में गैप होता है। पहले ये समझना दोनों में गैप होता क्यों है। स्कूल में हर एक को जेई या नीट नहीं करना है, राइट? तो दे गो थ्रू ए कॉमन प्लेटफॉर्म। आप ये रियलाइज़ करोगे जो यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है काफ़ी डिटेलिंग में पढ़ाया जाता है, राइट? तो अब स्कूल में वो ऑलमोस्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो वो लैग होगा ही, वो चैप्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि स्कूल को हमें स्कूल की तरह डील करना चाहिए। वहाँ अगर कोई चैप्टर आपका आगे पीछे हो रहा है तो आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उसको हम लोग यहाँ पर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनपुट दे देंगे और वो आप कर सकते हो। बट एक चीज़ तो श्योर है, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपका स्कूल का भी इन डेप्थ प्रिपरेशन साथ में चल रहा है, उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर कोई चैप्टर आगे पीछे हो रहा है तो उसके लिए हम आपको इनपुट देंगे, उसके लिए बहुत प्रेशराइज फील नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं डिटेलिंग में करते हैं। वी बिलीव इन डिटेलिंग। और ऑब्वियसली अगर जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो भी 12th का बोर्ड है वो आपको आसान लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर जैसे हम 2 साल सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़े, तो अब मेरे को जेई का प्रिपरेशन करना है, तो मेरे को ये जानना है कितने कम समय में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 11th 12th में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन किया है और जेई का प्रिपरेशन नहीं किया है। रिपीट करने में वो हेजिटेट भी हुए हैं कि रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ऐसा लगता होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रिपीट कर रहे हो अगर आप, और अगर आपने 11th 12th सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ा है और जेई के लिए नहीं पढ़ा है, आप ये मान के चलो कि आपका बेसिक तो एकदम क्लियर हो गया। अगर बोर्ड में आपने अच्छा किया है, हो सकता है आपने 80% एबव लाया हो, 85% एबव लाया हो, तो आप मान के चलिए कि आपका वहाँ पर 40-50% काम जेई का प्रिपरेशन हो रखा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने जेई का प्रिपरेशन नहीं किया, बोर्ड का प्रिपरेशन किया, तो दोनों का सिलेबस अलग होता है। आप उठा कर देख लीजिए, जेई मेंस का जो सिलेबस रहता है वही आपका बोर्ड का भी सिलेबस रहता है, वही आपका नीट का भी सिलेबस रहता है। तो और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि आप देखिए कि रिपीट करने में बहुत सारे आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जिन्होंने 11th 12th में नहीं प्रिपरेशन किया था, मगर उन्होंने रिपीट करने के बाद अच्छा रिजल्ट दिया है। बहुत अच्छे फ्रैक्शन है। पढ़ें, आप अगर सीरियसली पढ़ेंगे, रूटीन बना करके पढ़ेंगे, छोटा छोटा टारगेट तैयार करके पढ़ेंगे, तो ये आपको बर्डन नहीं लगेगा। आप अभी क्या देख रहे होंगे, आपको पूरा सिलेबस लग रहा होगा कि पहाड़ जैसा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा, इतना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि छोटा छोटा टारगेट फिक्स करें, मतलब एक एक चैप्टर का टारगेट फिक्स करें, हर दिन का टारगेट फिक्स करें, उसको प्रिपेयर करें। आप वहाँ ना सोचें कि जनवरी में मेरा एग्ज़ाम है और उस जनवरी के एग्ज़ाम के लिए इतना सारा सिलेबस है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाए। तो ये सजेशन को आप फॉलो कीजिए, आप देखिएगा आपका रिजल्ट बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा। और दिमाग से ये बात निकाल दें कि आपने जेई का प्रिपरेशन नहीं किया है और आप जेई का प्रिपरेशन अभी अचानक से कर रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है? ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। बहुत बच्चे ऐसा पूछते हैं कि क्या हमें एनसीईआरटी को थॉरो पढ़ना चाहिए। आई वुड से कि एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो बहुत रिच कंटेंट है। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑथर्स ने उसको लिखा, आप जाओगे प्रीफेस में तो बहुत सारे ऑथर्स ने उसको लिखा है, बट ये होता है कि उसमें जो भी कंटेंट है बहुत कंडेंस्ड है। तो क्या होता है उसमें कई बार कई बच्चों को बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो आप इन दैट केस अगर आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, डेफिनेटली पढ़ सकते हो, बट अगर आप बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो जो एनसीईआरटी पे बेस्ड जो टेक्स्ट बुक होता है उसमें वो थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताता है। तो अगर वहाँ समझने में दिक्कत होती है, एनसीईआरटी के थ्रू बुक को पढ़ने में डायरेक्टली समझने में दिक्कत होती है, तो उससे जो रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक रहता है उसको आपको स्टडी करना चाहिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सो एनसीईआरटी को पढ़ना डेफिनेटली एक अच्छा आइडिया है, बट इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन दैट केस आप जो उस पर बेस्ड टेक्स्ट बुक रहता है जो थोड़ा इलैबोरेटेड फॉर्म में होता है, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज होता है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो, उससे डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। सर मंथली टेस्ट में जब 4-5 ई सब्जेक्ट से आते हैं चैप्टर्स, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? और इजी, मीडियम और हार्ड जो क्वेश्चन रहते हैं उसको रिवीजन टाइम हम लोग कितना टाइम दें सॉल्व करते समय? देखो, सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन है ना, उसके इसका मतलब जब आप प्रॉब्लम कब आप फेस करते हो कि जब 4-5 चैप्टर आपके एक साथ आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो तब होता है आपका जब आप पहले जो चैप्टर आप कर चुके हो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से आप उसका प्रैक्टिस नहीं किए हो। सबसे प्रॉब्लम तो वही आप फेस करोगे। तो इसके लिए आपका वही ज़रूरी है सबसे पहले कि जिस टाइम पे जो आप चैप्टर कवर कर रहे हो
तो उसको बहुत बढ़िया से आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कि सो दैट जब आप सेकेंड टाइम आपका या बाद में कभी आपका 1 मंथ बाद भी अगर उस चैप्टर को आप कवर कर रहे हो तो उसके लिए आपका वही चीज़ आपका यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि जब आप उसको फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो उसको एक तो अच्छे से आप कंप्लीट करो, साथ साथ उसका जो है शॉर्ट नोट्स है वो भी आप बना के रखो, सो दैट जब सेकेंड टाइम आप पढ़ने जाओगे आपका तो आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका एक तरफ से आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। वो जो शॉर्ट नोट्स आप लिखे हो उसी को आप पढ़ोगे तो आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो उसको बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया हुआ है, अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत आपको इस पर फेस आप करोगे और आपका आराम से हो जाएगा। देखो, चूंकि आप रिपीटर के स्टूडेंट हो, आपके पास समय कम है और आप जो मंथली टेस्ट देते हो जिसमें 3-4 चैप्टर जो है कंबाइन होकर के जो पूछता है, तो ये मान के चलो कि उसमें थोड़ा आपको ये दिक्कत आएगा कि रिवीजन कैसे करें। 1 सप्ताह का टाइम रहता है, उसमें 3-4 चैप्टर्स को एक साथ, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, मैथ्स का भी है, तो इतना शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में कैसे हम रिवीजन करें। तो इसके लिए देखिए, तीनों सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी तो आप अलग अलग बना सकते हो। जैसे केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बताऊं तो केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स तो जरूरी है ही, लेकिन केमिस्ट्री में तीनों पार्ट अलग अलग होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तीनों का हिसाब किताब एकदम तीनों इंटायरली डिफरेंट चीज़ें आप देखोगे तो। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप सब्जेक्ट तीनों अलग समझते हो, तो मान के चलो कि फिजिकल केमिस्ट्री एकदम नीट एंड क्लीन पार्ट है केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा लॉजिकल है, उसमें अगर आपको लॉजिक वगैरह ठीक है और चीज़ें कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है तो दिक्कत नहीं आती हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स काम आएगा, उसमें बार बार रिवीजन काम आएगा। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे टू डील विद सच सिचुएशन जहाँ पर आपको इकट्ठा 4-5 चैप्टर को डील करना होता है। अगर देखा जाए तो हर एक चैप्टर में कैटेगरिकली कहा जाए तो एक आपका कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है, राइट। जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो कुछ ऐसा होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है न्यूमेरिकल, राइट। जैसे आपके पास मॉड्यूल है तो कुछ न्यूमेरिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और कुछ में आपको मशक्कत करने की जरूरत हुई, राइट, जो मे बी आपको पूछना पड़ा होगा एज ए डाउट, तो आप इसको मार्क करके रखो। तो पहला पार्ट है जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लो, और ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें आप अटके हो उसको आप मार्क करके रखो। तो जब आपको रिवीजन करना होगा तो एक्चुअली पूरा इंटायर रिवीजन नहीं करना है, ये जो डाउट्स वाले क्वेश्चन है ना उनको रिवाइज करना है। तो इससे क्या होगा कि एक तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होगा जो आप शॉर्ट नोट्स में बना रहे हो और साथ में न्यूमेरिकल, तो ये आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा और इस तरीके से आप शॉर्ट टाइम में सारे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो एफिशिएंटली। सो मेरा डाउट ये है कि जैसे मैं पढ़ने बैठती हूँ कभी भी तो मेरे दिमाग में ये ओवर थिंकिंग चलने लगता है कि अगर ये बना नहीं तो क्या हुआ, अगर मेरा नंबर अच्छा नहीं आया तो क्या होगा। इस टाइप का प्रॉब्लम्स हमेशा चलते रहता है, उसकी वजह से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, फिर टेस्ट में नंबर नहीं आता है। ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ, ये क्लास 8 से हो रहा है। आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। पहला जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो कंट्रोलेबल है, जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पे फोकस करना है। यूजुअली हम जब रिजल्ट के तरफ अपना दिमाग लगाते हैं तब ये एंग्जाइटी स्टार्ट होता है, राइट। यूजुअली यही होता है कि पता नहीं वेयर आई एम स्टैंडिंग, इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बट जैसे ही अपना आप माइंडसेट वहाँ से चेंज करके आप अगर ये ऐसे सोचो कि जो मेरे कंट्रोल में है, अगर हम अपना बेस्ट देते हैं, जो भी रिजल्ट होगा वो मेरे को एक्सेप्टेड होगा, बट जो मेरे कंट्रोल में है, अगर हम ये बेस्ट अपना इनपुट दें तो उससे जो भी रिजल्ट होगा वो मेरे को एक्सेप्टेड होगा। तो इससे ये पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो शिफ्ट ऑफ माइंड आ जाता है कि ठीक है, हम जो अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे मेरे को कंप्लीटली फोकस करना है। ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा, हम थोड़ा सा एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। यूजुअली क्या होता है, हमें पहले ये रियलाइजेशन होना चाहिए ना कि जैसे आप नीट की बात कर रहे हो तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अब तीनों सब्जेक्ट एक लेवल पे नहीं होता है। फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज कि तीनों में एक तरीके का स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। जैसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिजिक्स थोड़ा चैलेंजिंग होता है मेजॉरिटी के साथ, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा इफ बट ज़्यादा है, केमिस्ट्री थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, कैलकुलेशंस भी है बट उतना इंटेंसिव नहीं होता जितना फिजिक्स में होता है, राइट। और बायोलॉजी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन बेस्ड है। सो यू मस्ट रियलाइज कि तीनों सब्जेक्ट का जो कैटेगरी है वो अलग अलग है और उसको उस तरीके से हमें डील करना पड़ेगा। यूजुअली अगर हमें केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो केमिस्ट्री हम इतना ज़्यादा बनाते हैं कि हमारा फिजिक्स का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, राइट। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है, तो हमें वो बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। और दूसरा कि जो कंट्रोलेबल है वहाँ पे हमें फोकस करना है। आई एम श्योर इस दोनों चीज को आप मिला दोगे तो आप कंफर्टेबल फील करोगे, एंग्जाइटी नहीं रहेगी। सो होपफुली आज का जो सेशन हुआ, यू मस्ट हैव थॉरोली एंजॉयड इट, राइट। सो इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस थे जो रिगार्डिंग प्रिपरेशन आप फील कर, जो डिफिकल्टीज आप फील कर रहे हो, उसको हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की है।
जेई के बच्चे हों या नीट के बच्चे हों, और ऐसा सेशन हम लोग फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेंगे। सो डेफिनेटली हम लोग अगर सही तरीके से काम करेंगे तो सक्सेस हमें डेफिनेटली अचीव होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस सेशन।